नमस्कार। कैसे हैं आप? बॉलीवुड का नसीरुद्दीन शाह अकबरुद्दीन ओवैसी बनने चला है। उसने भी 20 करोड़ होने के नाम पर भारत को धमकाया है। एक निजी चैनल को, एक वेबसाइट को, एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि हम 20 करोड़ हैं, लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमें दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है। बुढ़ौती में नसीरुद्दीन शाह को अपना मजहबी आतंक सूझा है और उसे लगता है कि वो अब नेता बन सकता है। नसीरुद्दीन शाह भूल गया कि इस देश की बहुसंख्य जनता ने ही उसके कई सारे फिल्मों को हिट कराया। सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े इन नसीरुद्दीन शाहों को मोदी और योगी से इस कदर नफरत है कि इसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि इस देश में उन्हें कमतर ना माना जाए। मुसलमान को दोयम दर्जे का माना जा रहा है, बहुत दिनों तक मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नसीरुद्दीन शाह ने सीधे तौर पर चुनौती दी कि इसका भारी कीमत वसूल अदा करना पड़ेगा देश को। हम 20 करोड़ हैं और ये कम नहीं होता। हमें इस देश से अलग नहीं किया जा सकता। ये चीजें दर्शाता है कि नसीरुद्दीन शाह के अंदर ये जहर एकाएक नहीं आया। नसीरुद्दीन शाह कुछ आगे इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज से अब तो उनके दिन लद गए हैं। इस्तेमाल करना था भारत की बहुसंख्य जनता का, वो उन्होंने कर लिया। अब इन करण थापरों को देखिए। इन करण थापरों में कमाल की चीजें हैं। ये करण थापर किसी शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने नहीं जाता। अब ये आमिर खानों का इंटरव्यू भी लेने नहीं जाता। ये फारूक अब्दुल्लाओं का इंटरव्यू लेने जाता है। जो फारूक अब्दुल्ला एक बार तो कहता है कि 370 हटा दिया, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, अब हम पाकिस्तान से मदद नहीं लेंगे, पाकिस्तान कमजोर है, हम चीन से मदद लेंगे भारत के खिलाफ। करण थापर जैसे लोग जिन्हें लगता था कि मोदी को बर्बाद कर देंगे, वो भारत के खिलाफ अपने भौजाई राजीव गांधी के चूंकि मित्र रहे हैं, स्कूली मित्र रहे हैं, तो बहुत एजेंडा चलाते हैं। वो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए गुजरात में कई एजेंडा चलाते रहे। अब वो रोते हैं कि मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देता, मुझे नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं देते। इन चिरकुटों को लगता है कि हमेशा उन्हीं का दौर रहेगा। इन करण थापरों को लगता है कि सरकार का कोई मंत्री हमें इंटरव्यू नहीं देता, कि मोदी ने हमें मुझे सिखा दिया है, इसीलिए ना मोदी इंटरव्यू देता, ना मोदी सरकार कोई इंटरव्यू हमें देता ही नहीं है। लेकिन अंदर ये घुसा हुआ है कि हम पत्रकार तो हम ही हैं, क्योंकि हम थापर हैं। हम इस देश के अथाह संपत्ति वाले बड़े परिवार के राजीव गांधी के मित्र हैं। तो इन्हें लगता है किसका इंटरव्यू किया जाए जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो। तो इन्हें अब कोई मिल नहीं रहा है, तो कभी फारूक अब्दुल्ला के पास जाता है, एक बार नहीं बार बार जाता है, फिर बार बार जाता है नसीरुद्दीन शाह के पास कि वही कुछ बोलेगा। तो नसीरुद्दीन शाह ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस देश को हम छोड़ेंगे नहीं, हम 20 करोड़ हैं, हम 20 करोड़ लोग हैं, हमें हटाया नहीं जा सकता है। हमें अब जो औरंगजेब की बात होती है, अब हमें ये गृह युद्ध जैसी स्थिति है और हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। ये अलग अलग जहर की बात है। ये वो नसीरुद्दीन शाह जो ब्लैक फ्राइडे बनाता है, ये वो नसीरुद्दीन शाह जो सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करता है। सवाल ये है कि इस देश में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाने लगा। इसलिए क्योंकि अब कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जहां पर खुला छूट हो कि वो कोई भी अपराध करें, पुलिस वालों को निर्देश होगा कि वो एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। इसलिए कि एक दौर में कहा जाता था कि इस देश में किसी भी राज्य में सरकार उसी की होगी जिसे मुसलमान पसंद करेगा, क्योंकि वो थोक में वोट देता है। इसलिए क्योंकि ये परसेप्शन बदल गया कि एक खास समुदाय के लोग के चाहने से कोई सत्ता सरकार नहीं बन सकती। आप यदि थोक में वोट देते हैं तो दूसरे को भी अधिकार है। ऐसा क्या बदल गया इस देश में? सबका साथ सबका विकास के इस दौर में यदि शौचालय बना तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत घर के रूप में वो सामने आया। यदि गैस का सिलेंडर कहीं पर हर घर घर पहुंचा तो वो मुस्लिम महिलाओं के को भी हर मुस्लिम महिलाओं को मिला। यदि घर घर इस देश के एक एक घर गांव गांव में बिजली पहुंचा
तो समुदाय देख करके तो नहीं पहुंचा कि दोयम दर्जे का हो गया है। नसीरुद्दीन शाह को कहां दोयम दर्जे का होता है? क्या वोट लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया? क्या उन्हें सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई? क्या जो सरकार अनाज इस कोरोना काल में गरीबों को दिए उसमें ज्यादातर तो 6 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने वाले लोग ही हैं जिनको बच्चों के नाम पर मिले? तो क्या इस देश में जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर की सरकार ने, तो क्यों चूहन हो रही है नसीरुद्दीन शाहों को? इसलिए कि अब एक वोट बैंक, इनके वोट बैंक की अहमियत नहीं रही, इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें इस देश से अलग नहीं किया जा सकता, हम इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी पहचान भारतीयता है, इस देश की पहचान तो राम है। आपकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन इस देश की विरासत राम से है, इस देश की पहचान काशी विश्वनाथ से है, इस देश की पहचान कृष्ण से है, इस देश की सांस्कृतिक विरासत वहां से है। भारत दुनिया का प्राचीनतम देश है और हिंदू, ये सनातनी संस्कृति दुनिया की सबसे मानव संस्कृति की तरह है जो सबसे प्राचीनतम है। तो पूजा पद्धति आपकी अलग हो सकती है, आप खुले में नमाज भी पढ़िए, उसकी भी इजाजत है, भले ही दूसरे देशों में नहीं है। लेकिन इन नसीरुद्दीन शाहों को कौन बताए कि यदि आप कहते हैं कि भारत के प्रति आस्था है तो आपको राम के प्रति आस्था होनी चाहिए। राम भारत के सांस्कृतिक महापुरुष हैं, इसके प्रति आस्था होनी चाहिए। तो ये पीड़ा इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। दोयम दर्जे के आप इसलिए हो गए क्योंकि काशी में कॉरिडोर बन रहा है, इसलिए कि भारत का प्रधानमंत्री दिखावा करते हुए स्कल टोपी के बदले त्रिपुंडव लगाता है अपनी सांस्कृतिक पहचान की। सवाल इन नसीरुद्दीनों से किया जाना चाहिए कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि अब तुम दोयम दर्जे के हो? इसलिए क्योंकि 3 तलाक का तुम्हारा अधिकार छीन लिया गया। अब इस बात को समझिए कि इन करण थापड़ों के लिए कि नसीरुद्दीनों के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि नसीरुद्दीनों के पास अंदर जहर है। ये भले ही सांप्रदायिक सेकुलरिज्म का कितना भी आवरण ओढ़ लें, लेकिन सच में होते वही हैं। ये दिखता है कि क्यों इन नसीरुद्दीनों के मुंह से कभी आवाज नहीं उठी कि पाक कश्मीर में क्यों पंडितों को इस तरह से, हिंदुओं को उनकी बीवी बच्चों के साथ, उनकी पत्नियों, उनकी बेटियों के साथ रेप करके उन्हें भगाया गया। ये क्यों ऐसा हुआ कि कश्मीर में उनकी संपत्ति उनसे छीन ली गई। पूरे देश में जितने सीरियल ब्लास्ट होते रहे सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान, उसमें उन्हीं के समुदाय के लोग क्यों होते थे? इन नसीरुद्दीनों के मन से यह सवाल कभी नहीं उठा। तो क्या नसीरुद्दीनों को इसीलिए लगता है कि दोयम दर्जे के हो गए क्योंकि इन्हें अब ब्लास्ट करने का मौका नहीं मिलता, उनके समुदाय के लोगों को आतंक करने का अवसर नहीं मिलता, योगी और मोदी वो अवसर नहीं देता? कश्मीर की तरह दूसरे राज्यों में, बंगाल में, दूसरे राज्यों में अवसर ये चाह तलाश रहे हैं। क्यों? क्योंकि नसीरुद्दीनों को लगा कि इस देश में वो दोयम दर्जे के हो गए हैं। यदि वो दोयम दर्जे के हैं तो फिर इनकी फिल्में कैसे सुपरहिट होती रही? इस बात को भी समझिए कि नसीरुद्दीनों की तरह अब बहुत लोग हिम्मत नहीं कर पाते। इस बदले दौर में इन सब का खेल अब खत्म हुआ है। इन नसीरुद्दीन जैसे मूर्ख हैं, जैसे करण थापर जैसे लोग अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दरअसल नसीरुद्दीनों के इस बयान से इन्हें कोई फायदा नहीं होता। उनके जहर से अब आम राष्ट्रवादियों को का दिमाग खुलता है, उनका भ्रम खुलता है, और जो अभी भी जो सेकुलर बने हुए हैं उनका भी दिमाग खुलता है कि अच्छा, इस नसीरुद्दीनों की हमने पहचान नहीं की। दरअसल इन करण थापर जैसे लोग इन्हें नंगा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्लाओं को देखिए, कैसे फारूक अब्दुल्ला जहर उगलता था कि 370 खत्म करोगे झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब 370 खत्म हुआ तो बोलती बंद हुई, हाउस अरेस्ट हुआ, बाहर निकला तो कहा कि हम पाकिस्तान किसी लायक नहीं है, हम उससे मदद नहीं लेंगे, चीन से लेंगे। जब चीन की औकात भारत ने बता दी तब इन फारूक अब्दुल्ला से के पास फिर करण थापर गया और दूसरे इंटरव्यू में वो रोने लगा, बिलखने लगा कि हमें बचाइए। इन करण थापरों के लिए अब वो आमिर खान उपलब्ध नहीं है जो एक दौर में अवार्ड वापसी के दौर में कहा करता था कि हमारी पत्नी कहती है कि डर लगता है इस देश में। अब आमिर खान नहीं कहता डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बयान की कीमत अब उसके फ्लॉप 100 फिल्मों से होती है। शाहरुख खान इन सब में सबसे ज्यादा तेज है। न वो मोहम्मद गौरी पैदा करता है, न गजनी पैदा करता है,
न औरंगजेब पैदा करता है। अपने नशेरी बेटी के बेटे के गिरफ्तारी पर उसके पैसे के सामने नाचने वाले, अदालत लगाने वाले संपादकों या महाअघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिकों के से भी वो नहीं बरगलाता नहीं है वो, और वो कभी एक शब्द नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता कि हाँ उसे मुसलमान होने की सजा मिली जैसे अजहरुद्दीन कह दिया करता था। ये दौर बदल गए हैं। अब इन नसीरुद्दीनों को अकबरुद्दीन ओवैसी बनने से उनके ही समुदाय के लोगों को क्षति होती है। राष्ट्रवादियों की आंख खुलते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि इन अकबरुद्दीनों के नए स्वरूप में घुसे बॉलीवुड के इन जिहादियों को, जिनने आवरण ओढ़ा हुआ था, उसकी पहचान जरूरी है। बेहतर तरीके से पहचान हो रही है। तब ये लग रहा है कि क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह वो धमकी देता है कि हम 20 करोड़ हैं। इस 20 करोड़ से वो भारत की शांति भंग कर देने की धमकी देता है। उससे पूछा जाना चाहिए कि तुम ये धमकी जो दे रहे हो किस दोयम दर्जे की बात को लेकर के, कहां दोयम दर्जे हुआ? यदि दोयम दर्जे होता तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान सुपरस्टार नहीं होता। लोगों ने सबको भुलाकर इन्हें सुपरस्टार नहीं बनाया होता। इन नसीरुद्दीन खानों के बयान से लगता है कि बॉलीवुड को दाऊद वुड, कराची वुड क्यों कहा जाता है। तब ये खुलता है कि क्यों किसी ऐसे ऐसे हीरो को, सुशांत सिंह राजपूतों को पनपने नहीं दिया जाता, क्यों अनुराधा पौडवालों को बर्बाद कर दिया जाता है, क्यों सोनू निगमों को बर्बाद कर दिया जाता है, उदित नारायण झाओं को बर्बाद कर दिया जाता है। ये चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं, पानी की तरह साफ हो रही हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।